आज का टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है। तो स्पेक्ट्रा हमारे पास क्या होता है? स्पेक्ट्रा बेसिकली फॉर्मेशन इसकी ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक गैस मॉलिक्यूल या एटॉमिक गैस के वेपर्स वगैरह अगर आपने ले लिया और उनमें इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करवाया, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो उसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं वो एक्साइट होंगे, ठीक है, रेडिएशंस खारिज करेंगे, एमिट करेंगे, तो वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। और उसकी जो है ना स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होती हैं। अब 3 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक बैंड स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में ये होता है कि जब रेडिएशन वगैरह एमिट होती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपस में इतनी क्लोज होती हैं कि वो एक कॉन्टिन्यूस रो की फॉर्मेशन देती हैं, जिसको हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो स्क्रीन पे आता है एक कॉन्टिन्यूस लाइन, यानी कि कोई गैप नहीं होता, उसको हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल एमसीक्यू में आ जाती है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन है वो हमारे पास क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इसमें जो है ना इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स ऑफ एमिटेड एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन जो है ना एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, यानी कि नंबर ऑफ बैंड्स की फॉर्म में। और इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है मॉलिक्यूलर एमिशन। मॉलिक्यूलर एमिशन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास जो लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, इसमें जो है ना हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लाइन जो फ्रीक्वेंसीज, जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज एमिटेड होती हैं वो किस तरह होती हैं? स्क्रीन पे शो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लाइंस। तो उनको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और जिन लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। ये हमने याद रखना है। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास एटॉमिक एमिशन कहलाई जाती है, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उससे, गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे और वो फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट मूव करके जाएंगे, और हायर स्टेट से लोअर स्टेट भी मूव करके जाएंगे। तो इसे जो है हमारे पास स्क्रीन में डिस्क्रीट लाइंस जो होंगी उनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। बेसिकली ये डेफिनेशन है कि सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन एक्साइटेशन या मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, ठीक है। फ्रॉम हायर टू लोअर भी हो सकता है और लोअर टू हायर भी हो सकता है, ठीक है। एक्साइटेशन का मतलब यही होता है कि हायर से लोअर भी जा सकता है, लोअर से हायर भी आ सकता है। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। मिनिमम वेवलेंथ लेमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ में हमने पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ का पहले कॉन्सेप्ट ले लें कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ में लेमन सीरीज़ आ जाती है, बाल्मर सीरीज़ आ जाती है, पास्चर सीरीज़ आ जाती है, ब्रैकेट सीरीज़ आ जाती है और पी फंड सीरीज़ आ जाती है, ओके। और एमसीक्यू आते हैं कि लेमन सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट में। जो मैक्सिमम एमसीक्यू, बहुत मरतबा एमसीक्यू आया है, करोड़ मरतबा आया है, मैंने भी इसको काफ़ी मरतबा हल किया कि बाल्मर सीरीज़ में, बाल्मर सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करती है तो वो विजिबल है। करोड़ मरतबा आया, ये भी आएगा आपके पेपर। अगर अगर आपका टेस्ट होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, ये एमसीक्यू आता ही आता है कि बाल्मर सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करती है? विजिबल रीजन में लाई करती है। पर्सन सीरीज़, पी फंड और ब्रैकेट, ये तीनों इंफ्रारेड में लाया करती हैं। अच्छा, नॉर्मल जो फार्मूला होता है ना, जनरल फार्मूला, हमने वेवलेंथ जो निकालनी है, ठीक है, इन सीरीज़ में, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं? इसका जनरल फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू RH, जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट है। और रेडबर्ग कांस्टेंट हम किस तरह निकालते हैं? ये हम निकालते हैं RH इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाई HC। तो हमारे पास एक वैल्यू बनकर आती है 1.0974 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर। और इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो हमारे पास यूनिट जो होता है वो क्या होता है? पर मीटर इसका यूनिट होता है, ओके। अच्छा, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है वेवलेंथ का? 1/λ इज इक्वल्स टू RH, जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट है, और ब्रैकेट्स में 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अच्छा, अब पी की वैल्यू सुन लें, जो कि लेमन, बाल्मर, इन सब में होती हैं। तो लेमन में हमारे पास पी की वैल्यू 1 होती है, बाल्मर में हमारे पास 2 होती है, पास्चर में 3, ब्रैकेट में 4 और पी फंड में 5, ठीक है। और इसी तरह एन की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती रहती है। एन की वैल्यू हमेशा पी से ग्रेटर होगी। अगर लेमन में एन की वैल्यू, अगर लेमन में पी की वैल्यू 1 है तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम बाल्मर ले लें, उसमें पी की वैल्यू 2 होती है तो वो ग्रेटर देन 2 होगी, एन की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है।
और इसी तरह सो ऑन। और अब हमने अगर फॉर एग्जांपल मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इन रीजन, कौन से रीजन में अगर हमने फाइंड आउट करनी है मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू इन लेमन सीरीज़ या बाल्मर सीरीज़ या कुछ भी, तो इसका जनरल फार्मूला, या पहले अब ये कॉन्सेप्ट याद कर लें कि मिनिमम वेवलेंथ कौन से पॉइंट पे होगी। मिनिमम वेवलेंथ होगी जब n की वैल्यू एट इनफाइनाइट होगी, यानी कि अगर n की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है तो हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसको पहले जनरल फार्मूला में n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फार्मूला बचता है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/p² माइनस 1/n²। अच्छा, n की वैल्यू इन्फिनिटी है, 1/n² की जगह मैं 1/इन्फिनिटी का होल स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। तो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी आंसर ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो पीछे फार्मूला क्या बच गया, 1/λ इज इक्वल टू आर एच ओवर p², ठीक है। और अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू p² ओवर आर एच। इस लैम्डा के साथ ना मिनिमम थोड़ा सा लिख दें कि ये आपको याद रहे कि ये जो लैम्डा है ये लैम्डा नहीं, ये लैम्डा मिनिमम है, मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू p² ओवर आर एच। अब आप इजीली हर सीरीज में इसका आंसर निकाल सकते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ लेमन में किसकी क्या होगी, ब्रैकेट में किस क्या होगी, पास्ट टेंस में बाल्मर में क्या होगी। तो पी की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए ना, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेमन में निकालनी है तो लेमन में पी की वैल्यू 1 होती है, तो लैम्डा इज इक्वल टू p² ओवर आर एच। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1.0974 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर। तो इसका हमारे पास आंसर तकरीबन आ जाता है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसी तरह आप सारों में निकाल सकते हैं, जैसे कि बाल्मर में हो गई हमारे पास p की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी तरह आप सारों की आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया मिनिमम वेवलेंथ का फार्मूला। और अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी। मिनिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया ना कि इन्फिनिटी पे हो, अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट हो, तब हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ आती है। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ हो तो हमारे पास n की वैल्यू p+1 होनी चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू p+1 हो तो फिर हम जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो अगर मैं ये n+1 n इज इक्वल टू p+1 अगर मैं पुट करूँ फार्मूले में, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/p का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p+1 होल का स्क्वायर, n की जगह मैंने p+1 होल का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक डेरिवेशन बनकर आती है, जो कि इक्वेशन मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही वैसे सॉल्व कर लोगे तब भी यूँ ही आंसर आ जाएगा। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/RH, ऊपर हमारे पास आएगा p² होल का स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाई 2p+1। तो ये हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाती है, कब, जब n की वैल्यू p+1 हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना कि लेमन में फॉर एग्जांपल अगर लेमन में p की वैल्यू 1 होती है तो n की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर लैम्डा मैक्सिमम निकालना है तो n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी उधर, ठीक है। n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी उधर। अब इसी तरह अगर मैं इसमें पुट करूँ लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए लेमन के लिए, तो 1/RH है ना, तो इसको तो अभी छोड़ दो। p² हमारे पास p की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और p+1 1+1 होल का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 2p+1। तो 2 हमारे पास p की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास p की वैल्यू होती है 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आ जाएगा, +1 2+1 3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 RH। तो यूँ हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अगर वो कह दे लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम की रेशो, या लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की रेशो क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम इनकी रेशो क्या होगी। तो लैम्डा मैक्सिमम ओवर लैम्डा मिनिमम का डायरेक्ट फार्मूला लिख लें, p+1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p+1, ठीक है। अगर लेमन सीरीज में पूछ ले कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू की रेशो क्या होगी, तो यूं पुट कर लें p+1 होल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2p+1। p की वैल्यू 1 होती है, 1+1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4, और डिवाइड बाई 2p+1 2 मल्टीप्लाई बाई 1+1 3, 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास रेशो आ जाएगी लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की। अगर मिनिमम और मैक्सिमम पूछा होगा तो 3 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, ये MCQ ना एक ही सीरीज से भी नहीं आ सकते, ये डिफरेंट भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कह दे कि लैम्डा मैक्सिमम ओवर लैम्डा मिनिमम की रेशो निकालो, लैम्डा मैक्सिमम बाल्मर की हो और लैम्डा मिनिमम हमारे पास लेमन की हो, तो फिर भी आप निकाल सकते हैं। लैम्डा मैक्सिमम पहले उसकी निकाल लीजिएगा बाल्मर की,
तो मैक्सिमम के लिए n=p+1 यूज़ करना है, ये याद रखना है। और लैम्डा मिनिमम उसकी निकाल लीजिएगा लेमन की, जिसमें n की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी होती है, तो वो p² से निकाल लीजिएगा और उधर से वो उससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम यूँ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सीरीज़ तक महदूद नहीं रहना, डिफरेंट सीरीज़ के भी MCQ आ सकते हैं कि लेमन सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ टू बाल्मर सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ की रेशो बता दो, तो यूँ भी MCQs पूछ सकता है। अच्छा, सीरीज़ लिमिट भी MCQs आंसर आगे बहुत एटॉमिक मॉडल है, उसमें इतना समझाने वाले नहीं है, बस वो पढ़ लेना। इसके अलावा मैं अब आगे वो स्पेक्ट्रल लाइंस के भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता देता हूँ मैं। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू बढ़ती रहती है, ऊपर जाते रहते हैं n की वैल्यू बढ़ती रहती है, एनर्जी का लेवल भी हाई होता रहता है, यानी कि ऊपर जाते रहते हैं तो एनर्जी का लेवल हाई होता रहता है। इस तरह तो मैंने कहा है कि n की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी और वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। यूँ याद रख लें, n की वैल्यू डायरेक्टली रिलेट करती है एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से, और इन्वर्सली रिलेट करती है किससे, वेवलेंथ से, बस ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हम पूछ ले कि अगर फॉर एग्जांपल एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, तो इसका फार्मूला है अगर n से p जंप कर रहा है तो n-p+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास तब है जब व्हेन ट्रांजिशन इज़ फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। अब अगला है नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन ट्रांजिशन इज़ फ्रॉम स्टेट n टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि किसी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाके डायरेक्ट जंप कर दे, तो फिर हम सिंपल ये फार्मूला होता है n×n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जो ज़्यादातर MCQ आते हैं वो इसी के ही आते हैं, n×n-1 डिवाइडेड बाई 2 वाले MCQ के, ठीक है। अब ये देख लो, एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती रहती है अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाता रहूँ। n=1, अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो 3.40 हो जाती है, और अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 होती है तो 1.51, और इस तरह n की वैल्यू 4 तो 0.58 हो जाती है, यानी कि -13.6 से अगर 3.4 तक जा रही है, यानी कि n की वैल्यू 1 से n की वैल्यू 2, 13.6 से 3.49। यूँ तो आप कहोगे कि वैल्यू तो एनर्जी की डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन नहीं, इंक्रीज़ हो रही है, नेगेटिव जो है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कम से कम हो रहा है, नेगेटिव कम से कम हो रहा है, तो यानी कि वैल्यू बढ़ रही है। तो n की वैल्यू 2 होगी तो 3.40, n की वैल्यू 3 होगी तो 1.51, n की वैल्यू 4 होगी 0.85। यहाँ तक याद कर लो, n की वैल्यू 4 तक एनर्जी की वैल्यू क्या क्या होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ हैं, ये आते रहते हैं। अच्छा, ये तो पता है ना कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं n के, ठीक है, और एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है वो भी डायरेक्ट रिलेट करती है n से, ठीक है। अगर एनर्जी की वैल्यू अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी, R की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी इंक्रीज़ करती है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो फिर हम क्या करेंगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले फिर हम क्या करेंगे। अब ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो यानी कि जितना फॉर एग्जांपल आप यूँ याद कर लो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से उठा के ऊपर ले जा रहे होते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। तो ऊपर जाते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, ओवरऑल एनर्जी का पूछ ले तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो भी बढ़ रही होगी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू जो है वो भी कम हो रही होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है ना मोमेंटम, टोटल एनर्जी से रिलेट थोड़ा ना करता है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। वेलोसिटी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, मोमेंटम कम, और हमारे पास क्या, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। बस यही चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। तो बस यहीं पे हम वीडियो यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।